जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये रिसर्च स्टडीज़ में सैम्पलिंग से रिलेटेड टेक्निक्स जितने भी यूज होते हैं, उन सारे टेक्निक्स को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। इसमें प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी आप यहाँ पर देखेंगे। मैं यहाँ पर बता दूँ कि कंटेंट में मैंने क्या क्या अरेंज किया है। इसमें आप इंट्रोडक्शन देखेंगे सैम्पलिंग टेक्निक का, पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन, कुछ इससे रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंडर में सारी चीज़ों को जब हम पढ़ रहे हैं तो सैंपल को भी समझना जरूरी हो जाता है। हम यहाँ पर सैंपल भी समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसे भी देखेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर में प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये दो टाइप के टेक्निक्स होते हैं। इन सारे टेक्निक्स को हम समझेंगे। इसके अंडर जितने भी सैम्पलिंग्स यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी में और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, सबको हम यहाँ पर समझेंगे। और ये टोटल कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने जिन जिन जगह से रेफरेंस मटेरियल इकट्ठा किया है, उन सारे रेफरेंसेस को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन से बुक्स मैंने फॉलो किए थे। आपको भी उसको फॉलो करना चाहिए अगर और भी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो। हालांकि जितना मैंने मटेरियल यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया है, इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका यूजीसी नेट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स होगा, जो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सैम्पलिंग से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सैम्पलिंग टेक्निक के सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम जब देखते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफन कंसर्न्ड इन स्टडीइंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज कंप्लीट एनुमरेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व फॉर सम प्रैक्टिकल रीजंस। आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर हो या रिसर्चर हो या सुपरवाइजर हो या कोई भी पीएचडी स्कॉलर हो या कोई भी एक ऐसा बंदा जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करता हो अपनी स्टडी के लिए, तो टोटल पॉपुलेशन को अगर वो कवर करने के चक्कर में पड़ेगा, प्रैक्टिकली उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और इस वजह से वो टोटल पॉपुलेशन को कवर नहीं कर पाएगा, जिससे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टैटिस्टिशियन या रिसर्चर कोई सा भी हो, दे वांट्स टू हैव एन आइडिया ऑफ द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ उत्तर प्रदेश, ही और शी विल हैव टू एनुमरेट ऑल द अर्निंग इंडिविजुअल्स ऑफ द स्टेट, विच इज रादर ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है। अगर आप किसी भी स्टेट के बारे में बात कर लीजिए या किसी एक डिस्ट्रिक्ट के भी बारे में बात कर लीजिए, तो कोई भी एक स्टैटिस्टिशियन है या रिसर्चर है या कोई भी एक ऐसा स्टडी सुपरवाइजर हो, तो उसको पूरे पॉपुलेशन को कवर कर पाना बिल्कुल ही मुश्किल होगा, एक डिफिकल्ट टास्क होगा। कि यदि वह चाहता है कि उस पूरे स्टेट का जो इंडिविजुअल अर्निंग इंडिविजुअल का टोटल एस्टिमेट अगर वो पता करने चाहे, तो कंप्लीट एनुमरेशन करना कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। सेकंड एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं कि इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ एडल्ट मेल्स ऑफ कानपुर, द इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट अफोर्ड द टाइम और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू मेजर द हाइट ऑफ ईच एडल्ट मेल ऑफ कानपुर। अगर कोई एक बंदा ऐसा है जो कानपुर शहर या इंडिया के किसी भी शहर या दुनिया के किसी भी जगह में ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर एडल्ट मेल के बारे में वो जानना चाहता है कि एवरेज हाइट कितनी है, तो वो टोटल एडल्ट मेल को कवर नहीं कर सकता है। इट मे टेक सो मेनी टाइम्स और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू मेजर द हाइट ऑफ ईच एडल्ट मेल ऑफ एनी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन। यहाँ पर कानपुर का एग्जाम्पल लिया गया है, आपको समझने के लिए इतना काफी है। इसमें तीसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ए फार्मर वांट्स टू नो व्हाट प्रोपोर्शंस ऑफ हिज पोटैटो क्रॉप इज डिजीज्ड, कैन नॉट अफोर्ड टाइम एंड एक्सपेंसेस टू एग्जामिन ईच एंड एवरी पोटैटो। पोटैटो का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि सारे पोटैटो को चेक कर पाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, कि पूरे पॉपुलेशन को कवर कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा, एक डिफिकल्ट टास्क होगा, प्रैक्टिकल रीजन को अगर हम समझे तो। नाउ हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप ऑफ आइटम्स और individuals about which information is collected.
पॉपुलेशन में बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन जिस पॉपुलेशन से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन होता है, जिस तक हम पहुंच सके और जहां से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे स्टडी के लिए मिल जाए, वही हमारे लिए कौन होगा? टारगेट पॉपुलेशन होगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक टोटल पॉपुलेशन का रीजन है। इस रीजन में जिन लोगों से हमें इंटरव्यू करना है, वो टारगेट पॉपुलेशन कुछ इसके पार्ट होंगे और इसी टारगेट पॉपुलेशन से ही सैंपल को सिलेक्ट किया जाएगा, ये हमारा सैंपल होगा। तो ये एक फिगर में शो किया गया है, इससे आप पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन और उसके सैंपल को समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ हाउसहोल्ड्स इन एन एरिया वेयर द हाउसहोल्ड्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर एड्रेसेस एंड नेम्स ऑफ द हेड्स ऑफ हाउसहोल्ड्स। ये एक टारगेट पॉपुलेशन होगा जो कि कलेक्शन ऑफ हाउसहोल्ड होगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इन अर्बन एरियाज, किसी अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल यूनिट को हमने कलेक्ट किया और उस कलेक्शन से हमने इंटरव्यू किया, तो हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या होगा? इंडस्ट्रियल यूनिट हो जाएगा। इस टोटल पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन में हर तरह के लोग हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हमें पर्टिकुलर किस ऑर्गेनाइजेशन से इंटरव्यू करना है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इंडस्ट्रियल यूनिट। तो हमारे लिए जो टारगेट पॉपुलेशन होगा इंडस्ट्रियल यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ए पॉलिटिकल पोल द टारगेट पॉपुलेशन विल बी ऑल एडल्ट्स हुज नेम्स आर रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको समझने के लिए काफी है कि पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन में क्या डिफरेंसेस है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, सेंसस सर्वे और कंप्लीट एनुमरेशन। सेंसस का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जहां से सारे पॉपुलेशन को ही कवर किया जाए। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम होल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या कहलाएगा? सेंसस सर्वे या कंप्लीट एनुमरेशन कहलाता है। ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है एग्जामिनेशन में छोटे छोटे पॉइंट देकर के पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा करके। Census investigations is useful in the following situations when the study area is limited। जब स्टडी एरिया लिमिटेड होगा तो सेंसस हमारा इजीली कंडक्ट हो जाएगा, कंप्लीट एनुमरेशन हम कर सकते हैं। ए डीप स्टडी टू बी परफॉर्म्ड, किसी भी स्टडी में जब हम डीप स्टडी करेंगे तो सेंसस सर्वे यूजफुल होगा। एन एडिक्वेट लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इज रिक्वायर्ड, अगर हमें टोटल रिलायबिलिटी चाहिए हो एक एडिक्वेट लेवल पर, तो हमें कंप्लीट एनुमरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और द इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स हैव रिसोर्सेज, ये सारी चीजें भी ना होते हुए भी, सपोज कि ये कुछ ना हो, लेकिन इन्वेस्टिगेटर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो, उसके पास मैन पावर हो, मनी हो, टाइम हो, तो कंप्लीट सर्वे करिए। तो ये इतने सारे सिचुएशंस हैं जहां पर सेंसस सर्वे या कंप्लीट एनुमरेशन यूजफुल होता है। सैंपल सर्वे, कंडक्टिंग सेंसस सर्वे इज इम्पॉसिबल व्हेन पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट। अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उस केस में हम किस किस से बात करेंगे? तो इसलिए हमें उस पॉपुलेशन से ऐसे सैंपल को सिलेक्ट करना होता है जो सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। नाउ सैंपल सर्वेज आर ग्रेट यूटिलिटी ओवर सेंससेज। तो हमें टोटल सेंसस को कवर ना करके उसके कुछ पार्ट को कवर करके उससे सर्वे करना होता है। The procedure to observe some part of the population is called sample survey। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि कुछ थोड़े से पार्ट को ऑब्जर्व करके उसके साथ जब इंटरव्यू करेंगे तो वही कहलाएगा सैंपल सर्वे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपल सर्वे, मेक इन्फरेंसेज अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन ए सैंपल। टू फैक्टर्स affect the quality and quantity of information contained in the sample। दो ऐसे फैक्टर हैं जो क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों को अफेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल एंड एप्रोप्रिएट सैंपल साइज, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो पूरे पॉपुलेशन के क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे, इसमें टोटल 3 प्रिंसिपल होते हैं। एक स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी और तीसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो हम इन तीनों को बारी बारी से अभी समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे, इसमें स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी फर्स्ट नंबर पर है। ऑन एन एवरेज द सैंपल कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जो भी सैंपल सेलेक्ट होकर के आएगा वो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी को फुलफिल करेगा। आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि ये टोटल पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से सैंपलिंग हुई, सैंपलिंग होकर के सैंपल सेलेक्ट हुआ, उस सैंपल में
बहुत सारे स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन यूज करके इसकी एनालिसिस हुई और इसी एनालिसिस के बेसिस पर इस पॉपुलेशन का इन्फर किया गया। तो ये प्रोसेस स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, principle of validity, the sample should be so selected that valid estimators are available and their properties like unbiasedness, minimum variance can be studied objectively। जो प्रिंसिपल वैलिडिटी क्या है कि जो सैंपल सेलेक्ट होकर के आएगा इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा और उस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ये अनबायस्ड होना चाहिए इसका रिजल्ट। इसका वेरिएंस निकालेंगे तो मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, मिनिमम एरर होना चाहिए, ये सारे इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहीं से क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। नाउ थर्ड नंबर, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स दैट इज एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होगा, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन। तो हम इन दोनों को समझते हैं टू फैक्टर्स के थ्रू। एफिशिएंसी, इट इज मेजर्ड बाय द इनवर्स ऑफ सैंपल वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर। और कॉस्ट है, इट इज मेजर्ड बाय एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मैन पावर्स। नोट है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर्स दैट फिक्स्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड फॉर ए मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड फॉर ए फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब दोनों में से या तो कॉस्ट मिनिमम हो या कॉस्ट को फिक्स कर दिया जाए, ये कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट, ए सैंपल इज ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन अंडर स्टडी। यहां से इस फिगर से समझ में आया कि पॉपुलेशन से जो भी सैंपल सिलेक्ट होकर के आएगा ये पूरा सैंपल इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी इस पूरे पॉपुलेशन का इन्फ्रेंस ये सैंपल दे पाएगा। नाउ एग्जांपल क्या है, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड कैन गिव द आइडिया ऑन द नेचर ऑफ ब्लड इन द होल बॉडी। सैंपलिंग क्या होगा, सैंपलिंग कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग ए स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से एक स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट इसको सेलेक्ट करने का जो टेक्निक होगा यही कहलाएगा सैंपलिंग। द सैंपलिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन टू वेज, दो तरीके से सैंपलिंग परफॉर्म किया जाएगा, सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रैक्टिकली विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल इज बेटर देन दोज ऑफ विथ रिप्लेसमेंट सैंपल। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सैंपलिंग फ्रेम, कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। आपने स्टार्टिंग में ही देखा ये पॉपुलेशन था, टारगेट पॉपुलेशन ये था और सैंपल ये था। इस टारगेट पॉपुलेशन के अंदर जितने भी यूनिट्स होंगे ये सारे यूनिट्स क्या कहलाएंगे, सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम में हमारा टारगेट पॉपुलेशन होता है। जितने पॉपुलेशन था उस पॉपुलेशन से ये जो टारगेट पॉपुलेशन है, यही टारगेट पॉपुलेशन के अंदर में जितने भी यूनिट होंगे वो सारे पॉपुलेशन यूनिट क्या कहलाएंगे, सैंपलिंग फ्रेम को बताते हैं। और सैंपलिंग यूनिट क्या होगा, ए सिंगल एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स सब्जेक्टेड टू बी सैंपल्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन से जो भी सिंगल यूनिट होगा वही कहलाएगा सैंपलिंग यूनिट। यहाँ पर आप तीन कलर देख सकते हैं, ये रेड है, ग्रीन है और एक ये अलग कलर है। जो टारगेट पॉपुलेशन के अंदर में है ये सारा सैंपलिंग फ्रेम कहलाएगा। इसमें जो अलग अलग यूनिट है, सिंगल यूनिट सैंपलिंग यूनिट कहलाएंगे। यहाँ पर मेल ग्रीन से दिखाया गया है, फीमेल रेड से। तो इस नॉन सैंपलिंग का मतलब है कि किसी भी तरह से अगर जो टारगेट पॉपुलेशन है इस टारगेट पॉपुलेशन के अलावा अगर इन सबसे इंटरव्यू कर दिया जाए, तो चूंकि हमारा टारगेट पॉपुलेशन के अंदर में ये सारे यूनिट इंक्लूडेड हैं ही नहीं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, तो अगर हमने इनसे इंटरव्यू कर लिया तो हमारे रिजल्ट में बायसनेस होने की संभावना बनी रहेगी। तो इसीलिए टारगेट पॉपुलेशन से ये बाहर है और ये हमारा नॉन सैंपलिंग यूनिट्स हैं। पैरामीटर क्या होता है, द स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और भी बहुत सारे कुछ जो होगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के बेसिस पर हमने टोटल पॉपुलेशन को कंसिडर करके इस ग्रुप में से अगर हमने मीन निकाला तो कोई एक सिंगल वैल्यू हमें प्राप्त होगी, वही सिंगल वैल्यू क्या कहलाएगा, पैरामीटर। अगर हमने इस पॉपुलेशन को कंसिडर करके यहाँ से वेरिएंस निकाला तो हमें वेरिएंस क्या मिलेगा, एक सिंगल वैल्यू, और वही सिंगल वैल्यू क्या मिलेगा, पैरामीटर कहलाएगा। तो पैरामीटर क्या होगा, एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू होगा जो पूरे पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होगा।
पैरामीटर इज ए न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। इसके बाद हमारा नंबर आता है स्टैटिस्टिक का, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा और भी चीज देख लेते हैं कि इन ए सैंपल सर्वे वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं कि पॉपुलेशन टोटल कितना होता है। तो यहाँ से कुछ अलग अलग y1 y2 yn करके कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे, उन सब का सम ये y से डिनोट किया जाता है और ये टोटल पॉपुलेशन टोटल होता है। हम y से डिनोट ना करके x से भी कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल से इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर x लेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस xn। अगर ये पॉपुलेशन का टोटल y है और इसमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन है तो पॉपुलेशन मीन हो जाएगा y बार इज इक्वल टू 1/n समेशन yi, और पॉपुलेशन मीन स्क्वायर हो जाएगा s स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और पॉपुलेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये हो जाएगा cy इज इक्वल टू sy डिवाइडेड बाई y बार। ये कुछ पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं जो इस पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट हैं उस यूनिट के ऊपर बेस्ड हैं और ये सारे कांस्टेंट टर्म हैं। और इसके बाद स्टैटिस्टिक आता है। दिस इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि सैंपल के ऊपर जितने भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट किए जाएंगे स्टैटिस्टिक कहलाएंगे। एंड दिस स्टैटिस्टिक इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। अभी आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे कि सपोज कि यहाँ पर एक सैंपल यहाँ पर दिया हुआ है, पॉपुलेशन से सैंपल निकला, इस सैंपल का हम मीन कैलकुलेट किए तो इस पूरे सैंपल का मीन इस पॉपुलेशन के मीन से एग्जिस्ट होना चाहिए। मीन्स कि सैंपल का मीन इस पूरे पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करे। तो सपोज अगर एक सैंपल निकला, ये सैंपल का मीन, और यही पॉपुलेशन से एक कोई दूसरा सैंपल हमने निकाला तो उस सैंपल का भी मीन इस पूरे पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो सैंपल है इसका मीन और जो अगला सैंपल निकला उसका मीन आपस में बराबर हो। ये सैंपल टू सैंपल वेरी करेगा। इसीलिए जो स्टैटिस्टिक है, चूंकि ये सैंपल पर बेस्ड होता है, इसीलिए ये एक रैंडम वेरिएबल का फंक्शन होगा और ये वेरी करेगा। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन का हमने फॉर्मूला देखा था, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, सिमिलर तरीके से यहाँ सैंपल का भी फॉर्मूला हो जाएगा और ये होगा सैंपल मीन स्क्वायर, सैंपल प्रोपोर्शन। तो इतने से आपको एक समझ में आ गया होगा कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर हमने देखा वो पॉपुलेशन पर बेस्ड होता है और स्टैटिस्टिक सैंपल पर बेस्ड होता है। पैरामीटर इज ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू बेस्ड ऑन इंटायर पॉपुलेशन, व्हेयरएज स्टैटिस्टिक इज ए वैल्यू वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल सो दैट इट इज ए रैंडम वेरिएबल। मैंने अभी पीछे भी बताया कि जो सैंपल है, इसी पॉपुलेशन का एक सैंपल ये होगा, इसी पॉपुलेशन का एक दूसरा सैंपल भी होगा, तीसरा सैंपल भी होगा, लेकिन सैंपल का जो मीन होगा ये मीन इस पूरे पॉपुलेशन को प्रेजेंट करेगा, दूसरे सैंपल का भी मीन इस पूरे पॉपुलेशन को प्रेजेंट करेगा, तीसरे सैंपल का भी मीन इस पूरे पॉपुलेशन को प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस सैंपल का मीन इसके बाद जो भी सैंपल आएंगे उन सब सैंपल के मीन को इक्वलिटी दिखाए। मीन्स इन सारे सैंपल में इक्वलिटी हो। तो ये सैंपल टू सैंपल वेरी करेगा, लेकिन पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट भी करेगा। फॉर स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी द स्टैटिस्टिक टी, इस स्टैटिस्टिक को हम टी से डिनोट करते हैं। फॉर स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी द स्टैटिस्टिक टी should be unbiased estimate of population parameter theta, that is expectation of t is equal to theta. This implies expectation of statistic is equal to parameter. ये हमें estimate करना होता है statistic में। A statistic t is said to be unbiased estimate of parameter theta if expectation of t is equal to theta. Now sampling techniques. A sampling technique is the name or other identification of the specific process by which the entities of the sample have been selected. सैम्पलिंग टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है या स्पेसिफिक प्रोसेस है जिससे पॉपुलेशन में मौजूद जो भी इंटाइटी हैं उनमें से सैम्पलिंग करके सैंपल को सिलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है सैम्पलिंग टेक्निक्स यूजुअली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डेटा एंड टाइप ऑफ इंक्वायरी। ये डेटा के नेचर और उसके इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड है। सैम्पलिंग यूजुअली दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव सैम्पलिंग और ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग। सब्जेक्टिव सैम्पलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है। अब ये दोनों क्या होते हैं,
इसे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में बारी बारी से समझेंगे। सब्जेक्टिव सैम्पलिंग, ये कुछ इस तरह से क्लासिफाइड होता है: जजमेंट सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग, डेलिब्रेट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। आपको इन सबको पढ़ने के बाद यही समझ में आएगा कि इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज कहीं नहीं हुआ है। कोई भी अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने पर्पज के अकॉर्डिंग डेलिबरेटली जानबूझ के कोई भी सैम्पलिंग सेलेक्ट कर लिया, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए कोटा सैम्पलिंग यूज किया, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सारे जो यूज करेंगे वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। इसमें हम इन सभी सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग, जजमेंट को पर्पोसिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग ये भी कहा जाता है। तो यहाँ से जजमेंट सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग और डेलिब्रेट सैम्पलिंग ये तीनों इसी एक में कवर हो जाएगा। इट डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। किसी भी इन्वेस्टिगेटर के खुद के जजमेंट के ऊपर ये बेस होता है इस टाइप का सैम्पलिंग। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं और जो टीचर हैं उन्होंने अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग किसी एक लड़के को क्लास का मॉनिटर बना दिया, क्योंकि उस स्टूडेंट में उस टीचर को ऐसी चीजें नजर आई होंगी कि उस क्लास का वो मॉनिटर बनने के लिए लायक है। तो उसके बिहेवियर या उसके पर्सनालिटी या बात करने के तरीके या उसके इंटेलेक्चुअलिटी को देखते हुए टीचर ने उसको जज किया और जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया सिलेक्ट करके। तो ये कहलाएगा जजमेंट सैम्पलिंग। पर्पोसिव सैम्पलिंग भी इसको कह सकते हैं, डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। सैंपल सेलेक्टेड विच इन्वेस्टिगेटर थिंक्स टू बी मोस्ट टाइपिकल ऑफ द यूनिवर्स। इसका मेरिट और डिमेरिट क्या होता है? स्मॉल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, स्टडी अननोन ट्रेड्स, केस सैम्पलिंग, अर्जेंट पब्लिक पॉलिसी एंड बिजनेस डिसीजन। ये कुछ इस टाइप के मेरिट हैं। और डिमेरिट क्या है? पर्सनल प्रीजुडाइस एंड बायस। ये बायस रिजल्ट भी देता है। पर्सनल रीजन के को फुलफिल करने के लिए अगर कोई बंदा सैम्पलिंग करता है तो उससे अनबायस्ड रिजल्ट ना आकर के बायसनेस भी आने की संभावना होती है। नो ऑब्जेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट। कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कोई भी रिलायबिलिटी इससे नहीं मिल पाता है। ये सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। तो इस टाइप की सैम्पलिंग का ये मेरिट और डिमेरिट हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इस तरह से कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 रोज हैं और सभी रोज में 6 का पॉपुलेशन है। तो डेलिबरेटली किसी एक रो से जजमेंट के अकॉर्डिंग 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया, दूसरे रो से सिर्फ एक को ही सिलेक्ट किया गया, तीसरे रो से 3 लोगों को और चौथे रो से 2 लोगों को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया गया। टोटल सैंपल सिलेक्ट करना था 8 स्टूडेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया गया। ये सैंपल टोटल, ये जो 8 स्टूडेंट्स का सैंपल है वो 24 स्टूडेंट्स के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये जजमेंट के अकॉर्डिंग इनको सिलेक्ट किया गया है। अब कौन सा जजमेंट इसमें यूज किया गया है ये जिसने जज किया है वही समझेगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रो से 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, जबकि एक रो में टोटल 6 स्टूडेंट हैं और दूसरे रो में 6 स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक को ही सिलेक्ट किया गया है। तो ये हो सकता है कि इसमें कुछ बायसनेस का रिजल्ट आ जाए। और थर्ड रो में आप देख सकते हैं कि 6 में से 50% स्टूडेंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ये भी एक बायसनेस का रिजल्ट यहाँ से मिल सकता है। तो जजमेंट सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग या डेलिबरेट सैम्पलिंग या यूं कहें कि ये तीनों टाइप के जो सैम्पलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं और यहाँ से बायसनेस की संभावना बनी रहती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सैंपल यूनिट्स आर सिलेक्टेड एज पर कन्वीनियंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ये भी जस्ट लाइक जजमेंट सैम्पलिंग के ही तरह होता है, लेकिन अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेटर है सैंपल को सिलेक्ट कर लेता है। द सैंपल यूनिट्स आर सिलेक्टेड नीदर बाय प्रोबेबिलिटी नॉर बाय जजमेंट। तो यही संभावनाएं बनी रहती हैं और ये भी एक बायसनेस रिजल्ट दे सकता है। मेरिट्स क्या होगा? यूजफुल इन पायलट स्टडी। पायलट स्टडी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूजफुल होता है क्योंकि हमने पहले क्या किया, एक क्वेश्चनर तैयार किया और फील्ड में जाने से पहले
हमने पायलट बेसिस पर कोई एक एरिया अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया और वहां पर जाकर के उस क्वेश्चनायर को इंटरव्यू किया। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो सैंपल सेलेक्ट किया वो क्या कहलाएगा? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। डीमेरिट इसका क्या होगा? रिजल्ट यूजुअली बायस्ड एंड अनसेटिस्फैक्टरी। हमने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जाकर के फील्ड में एक ट्रायल बेसिस पर पायलट सर्वे कंडक्ट किया। तो यहाँ से ये रिजल्ट अनबायस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अपने सुविधा के हिसाब से हमने ज्योग्राफिकल एरिया को या यूं कहें कि पॉपुलेशन यूनिट को सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। ये भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पॉपुलेशंस हैं और उस पॉपुलेशन को अपने पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग मेल एबव 50 इनको सिलेक्ट कर लिया गया है कोटा देते हुए। तो इस फिगर से ही सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये होता है कोटा सेट अप अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक। पॉपुलेशन में इंक्लूडेड कुछ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग कोटा प्रोवाइड करते हैं और उस कोटा के अकॉर्डिंग जो पूरी तरह से पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है और तब सैंपलिंग करते हैं, तो वो सारा सैंपलिंग क्या कहलाता है? कोटा सैंपलिंग। इसका मेरिट क्या होगा? यूज्ड इन पब्लिक ओपिनियन स्टडीज। और डीमेरिट इसका है पर्सनल प्रीजुडाइज एंड बायसेस। कोटा सैंपलिंग का एक एग्जांपल है जैसे रेडियो लिसनिंग सर्वे। पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर पहले ही बताया कि इसका मेरिट होता है, इसके लिए ये एक सर्वे किया गया जिसमें ये टोटल कुछ पॉपुलेशन है। कोटा फॉर्मेशन इस तरह से करेंगे कि अपने पर्सनल जजमेंट से हम ये मान के चलेंगे कि 60% हाउसवाइफ रेडियो सुनती हैं, 25% फार्मर्स एंड 15% चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग आउट ऑफ 500 ये 60% क्या हो जाएगा? 300 हाउसवाइफ हो जाएंगी, 25% इसका 125 हो जाएगा और 15% 75 हो जाएगा। टोटल 500 पर्सन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए जाएंगे कोटा सैंपलिंग को यूज करते हुए। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कोटा सैंपलिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने पर्सनल जजमेंट को यूज करते हुए। स्नोबॉल सैंपलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक स्पेशल मेथड है। इसमें इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि स्नोबॉल सैंपलिंग में इंफॉर्मेशन चेन सिस्टम में लिया जाता है, इसीलिए इसको चेन सैंपलिंग या रेफरल सैंपलिंग भी कहा जाता है। It is a special non-probability method used when the desired sample characteristic is rare. जब किसी डिजायरस सैंपल कैरेक्टरिस्टिक तक पहुंच पाना मुश्किल होता है तो उस केस में स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज करते हैं, जैसे रिफरल सैंपलिंग भी इसको कहा जाता है और चेन सैंपलिंग भी इसे कहा जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग रिलाइज ऑन रिफरल फ्रॉम इनिशियल सब्जेक्ट्स टू जनरेट एडिशनल सब्जेक्ट्स। पहले ही बताया कि ये रिफरल वर्ड जहां भी आ जाएगा इनिशियल सब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए रिफरल का यूज करते हैं और इससे जो सैंपल सिलेक्ट होकर के आएगा ये कहलाएगा स्नोबॉल सैंपल। इट इज यूजफुल व्हेन ए पॉपुलेशन इज हिडन और डिफिकल्ट टू गेन एक्सेस टू एंड द कॉन्टैक्ट विथ एन इनिशियल ग्रुप इज यूज्ड टू मेक कॉन्टैक्ट विथ अदर्स। इसका मेरिट क्या होगा? एक्सेस टू डिफिकल्ट टू रीच पॉपुलेशन। कुछ ऐसे पॉपुलेशन होंगे जहां पर डिफिकल्टी होगी पहुंचने में, वहां तक इस रिफरल के थ्रू पहुंचा जा सकता है। अदर मेथड्स मे नॉट यील्ड एनी रिजल्ट। सैंपलिंग का कोई दूसरा मेथड स्नोबॉल सैंपलिंग की तरह रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करता। इसका डिमेरिट क्या है? नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एंड विल रिजल्ट इन ए बायस्ड सैंपल एज इट इज सेल्फ सेलेक्टिंग। जैसा कि अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में मोस्ट ऑफ द सैंपलिंग नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है क्योंकि ये सारा बायस्ड रिजल्ट देता है। तो स्नोबॉल सैंपलिंग भी इसी सिस्टम में नॉन रिप्रेजेंटेटिव होगा और ये भी बायस्ड रिजल्ट देगा because it is self-selecting method. नेक्स्ट है स्नोबॉल सैंपलिंग, इट्स स्टेप्स। कुछ स्टेप हैं स्नोबॉल सैंपलिंग के जो फिगर के भी थ्रू आप अभी तक समझ चुके होंगे। मेक कॉन्टैक्ट विथ 1 or 2 persons इन द पॉपुलेशन। जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि किसी पर्सन को स्नोबॉल सैंपलिंग करनी है तो 1 या 2 पर्सन से सबसे पहले कॉन्टैक्ट किया जाएगा। इसी फिगर को कुछ इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। तो इस स्नोबॉल सैंपलिंग को या तो चेन सैंपलिंग या रेफरल सैंपलिंग भी कहा जाता है। आस्क दीज पर्सन्स टू आइडेंटिफाई फर्दर न्यू पर्सन्स, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। देन आस्क दीज न्यू पर्सन्स टू आइडेंटिफाई फर्दर न्यू पर्सन्स एंड सो ऑन। यही प्रोसेस चलता रहेगा। स्टॉप व्हेन आइदर नो न्यू पर्सन्स आर गिवन और द सैंपल इज एज लार्ज एज इज मैनेजेबल। तो स्नोबॉल सैंपलिंग में स्टॉप कहां कर देना है कि अगर कोई पर्सन आगे और ना मिले या सैंपल बहुत ज्यादा लार्ज हो जो कि
मैनेज कर पाना मुश्किल हो। नाउ ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग टेक्निक के मेथड में जो दूसरा टेक्निक है वो ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग है। इसमें हम यहाँ पर 4 मेथड पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और चौथा है क्लस्टर सैम्पलिंग। इन सारे सैम्पलिंग्स की मेथोडोलॉजी को हम यहाँ पर समझेंगे जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि ये पॉपुलेशन साइज है n, यहाँ से सैंपल को सिलेक्ट करना है, तो ईच यूनिट के पॉपुलेशन से सिलेक्ट होने का जो चांस होगा इक्वल होगा। दिस मेथड इज also known as the method of probability sampling since selection of units in the sample depends entirely on the chance। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि सैंपल के सभी यूनिट्स पूरी तरह से चांस पर डिपेंड होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, SRSWR जिसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट कहते हैं और SRSWOR जिसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कहा जाता है। मतलब कि ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से सैंपल का सिलेक्शन हुआ और नेक्स्ट सैंपल को ड्रॉ करने से पहले यहाँ के जो यूनिट है इसको रिप्लेस कर दिया गया, फिर सिलेक्शन किया गया, फिर रिप्लेस कर दिया गया, फिर सिलेक्शन किया गया, तो ये कहलाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर यूनिट का सिलेक्शन हुआ और नेक्स्ट यूनिट को ड्रॉ करने से पहले इस पॉपुलेशन में रिप्लेस नहीं किया गया तो ये कहलाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। मेथड ऑफ ड्रॉइंग सिंपल रैंडम सैंपल, इसके 3 मेथड होंगे। लॉटरी मेथड, इसको चिट मेथड भी कहा जाता है, सेकंड है पैक ऑफ कार्ड्स मेथड एंड थर्ड है रैंडम नंबर मेथड। मैंने सैम्पलिंग थ्योरी का एक स्पेशल कोर्स बनाया हुआ है जो अभी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। उसमें मैंने इन तीनों मेथोडोलॉजी को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको जानना है तो वहां से आप देख सकते हैं। हालांकि आपको जो मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा आपका इतने से अभी यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में काम हो जाएगा। अब इसके मेरिट और डिमेरिट पर बात करते हैं। क्योंकि ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है इसलिए इसमें कोई भी पर्सनल बायसेस की संभावना नहीं होती है। सैंपल्स आर मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जितने भी सैंपल हैं वो सारे चांस से ड्रॉ किए जाते हैं। एक्यूरेसी कैन बी एक्सेस्ड एज सैम्पलिंग एरर्स फॉलो प्रिंसिपल ऑफ चांस। यही चीजें लिखी हुई है कि जो भी सैंपल है वो प्रिंसिपल ऑफ चांस पर डिपेंड होता है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी की संभावना बनी रहती है। इसका डिमेरिट क्या है? रिक्वायर्स कंप्लीटली कैटलॉग्ड यूनिवर्स, मीन्स कि पॉपुलेशन के सारे यूनिट आपको इसमें जरूरी होते हैं। केसेस टू वाइडली डिस्पर्स, मोर टाइम एंड कॉस्ट। इसका डिमेरिट ये है कि जितने भी पॉपुलेशन यूनिट हैं उनके रिलेटेड उनसे केसेस हैं वो डिस्पर्सन के केस में होते हैं। बहुत सारे पॉपुलेशन डिस्पर्स कंडीशन में होते हैं, इसलिए उनको समराइज करना और वहां से सैम्पलिंग करना टू टाइम टेकिंग होता है, जिसमें कॉस्ट की भी एक्सपेंसेस होने की संभावना होती है। ये इसका डिमेरिट है। नाउ सेकंड मेथड है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से बिल्कुल ये क्लियर है कि जो सैम्पलिंग होगी किसी एक सिस्टम के थ्रू होगा, तो इसमें जो पॉपुलेशन इंडिविजुअल है उनके किसी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाती है और उस नंबरिंग को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में फिक्स कर दिया जाता है। तो सपोज कि टोटल पॉपुलेशन साइज n है और वहां से आपने सैंपल साइज डिटरमाइन किया, जो सैंपल साइज n आता है, तो सबसे पहले हमें सैम्पलिंग इंटरवल डिफाइन करना होता है जो k इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई n होगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू होगी, तो 1 और k के बीच में कोई एक सैंपल रैंडमली हम सिलेक्ट कर लेंगे और वहां से हर k दूरी के बाद सैंपल सिलेक्ट होगा। यही कहलाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। द फर्स्ट इंडिविजुअल इज चूजन एट रैंडम, then each is chosen by a fixed interval which is k। एग्जाम्पल के तौर पर 5th, 8th, 11th यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि यहाँ पर सेकंड सैंपल सबसे पहले सिलेक्ट होगा, उसके बाद हर तीसरा सैंपल सिलेक्ट होगा। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। यहाँ पर टोटल 4 सैंपल को सिलेक्ट करके दिखाया गया है, तो इस 4 से टोटल पॉपुलेशन साइज 12 में डिवाइड करेंगे, आपको कितना मिलेगा? 3। वो 3 क्या होगा? k की वैल्यू। अब 1 और 3 के बीच कोई एक रेंडमली सिलेक्शन होगा। यहाँ पर बीच में सिर्फ एक ही सैंपल है, तो सेकंड नंबर सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ से हर तीसरा सैंपल सिलेक्ट होकर के आएगा। चूंकि ये एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है, इसलिए ये सैंपल कहलाएगा सिस्टमैटिक सैंपल एंड इसका प्रोसीजर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाएगा।
इस मेथड में आपको पॉपुलेशन का कंप्लीट लिस्ट मालूम होना चाहिए। वही है कंडीशन यहाँ पर, कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन विल बी अवेलेबल। इसके प्रोसीजर को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन में आपको सिस्टमैटिक सैंपलिंग यूज करनी है तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद डिटरमाइन सैंपल साइज n आपको मालूम होना चाहिए। जब इतना मालूम हो गया तो आपको k मालूम करना है जो कि सैंपलिंग इंटरवल होता है। और सैंपलिंग इंटरवल जैसे ही मालूम चला, जस्ट लाइक यहाँ पर 3 है, तो 1 और 3 के बीच में मीन्स 1 और k के बीच में एक रेंडमली सिलेक्शन होगा और वहां से हर k डिस्टेंस के बाद में जो सैंपल सेलेक्ट होगा वो सारा सिस्टमैटिक सैंपल कहलाएगा। नाउ इसका मेरिट क्या है? सिंपल एंड कन्वीनियंट। ये सिंपल होता है कैलकुलेट करना और कन्वीनियंट मतलब ये सुविधाजनक भी होता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन का सारा लिस्ट है, आपने उनके किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग नंबरिंग करके अरेंज कर लिया और सैंपलिंग कर लिया, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। और डिमेरिट इसका क्या होगा? पॉपुलेशन विथ हिडन पीरियोडिसिटी, मतलब कि अगर कोई एक ऐसा पॉपुलेशन का यूनिट है जो सेलेक्ट होना चाहिए था लेकिन चूंकि पीरियोडिसिटी में उसका नंबर नहीं आएगा तो पॉपुलेशन से वो सैंपल सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। जैसा कि सपोज 6 नंबर पॉपुलेशन यूनिट सेलेक्ट होना चाहिए था लेकिन चूंकि ये पीरियोडिसिटी के रूप में आ रहा है इसलिए 6 नंबर सेलेक्ट ना होकर के इसके बाद सीधे 8 नंबर सेलेक्ट हो जाएगा। ये इसका डिमेरिट होगा। नाउ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का यूज हम तब करते हैं जब पॉपुलेशन में हेट्रोजिनिटी हो। जैसा कि आपको इस फिगर में समझ में आ रहा है, ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में कुछ पॉपुलेशन यूनिट्स हैं जो मिक्स्ड अप हैं। यहाँ से अगर सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम करते हैं तो एग्जैक्टली जो सैंपलिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से जो सैंपल सेलेक्ट होकर के आएगा वो इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसलिए हम इसमें इंक्लूडेड जितने भी पॉपुलेशन यूनिट हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर में डिवाइड कर देते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। इस लेयर को स्ट्रेटम कहा जाता है और सारे लेयर मिल करके स्ट्रेटा बनाते हैं। तो स्ट्रेटा प्लूरल सेंस में यूज होगा और इसका सिंगुलर क्या होगा? स्ट्रेटम। इस पॉपुलेशन यूनिट को हमने ऐसे अरेंज कर लिया, दूसरे वाले को ऐसे अरेंज कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये स्ट्रेटा में अरेंज हो गए तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि इस स्ट्रेटा से जो सैंपल सेलेक्ट होकर के आएगा यहाँ पर आएगा, यहाँ से इस स्ट्रेटम से जो आएगा वो यहाँ आएगा। सिमिलरली आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में पॉपुलेशन के 4 कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है। आपके पास जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ सकता है वो बहुत सारे यूनिट को लिए हुए हो सकता है। तो चूंकि इस पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड करने के बाद आपने सैंपलिंग किया तो इसीलिए यह पॉपुलेशन का जो सैंपलिंग हुआ वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाएगा। और ये अलग अलग स्ट्रेटम का जो सैंपल है वो अलग अलग स्ट्रेटम को रिप्रेजेंट करेगा और ये सारा सैंपल मिल करके इस पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा। नाउ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक इज जनरली अप्लाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो कि मैंने पहले ही फिगर में समझा दिया है। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब पॉपुलेशंस व्हिच इज स्ट्रेटा दैट आर इंडिविजुअली मोर होमोजेनियस। ये इंडिविजुअली मोर होमोजेनियस हैं, जो कि एक दूसरे से ओवरलैप भी नहीं करते हैं, ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। देन स्ट्रेटिफिकेशन क्या कहलाएगा? इट इज स्प्लिटिंग द पॉपुलेशन इनटू द डिफरेंट स्ट्रेटा, फॉर एग्जांपल जेंडर, एज, एथनिक बैकग्राउंड etc। इस स्ट्रेटा से सैंपल का सिलेक्शन करने के लिए हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग या सिस्टमैटिक सैंपलिंग का भी यूज कर सकते हैं। ये टोटल प्रोसीजर क्या कहलाएगा? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसके एक एग्जांपल को समझते हैं। वी वांट टू ड्रॉ ए सैंपल ऑफ साइज n = 30 फ्रॉम ए हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ साइज n = 8000 which is divided into 3 strata, that is n1 = 4000, n2 = 2400 and n3 = 1600। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो n है, इस n की वैल्यू यहाँ पर 8000 है और इसमें से n = 30 ये सेलेक्ट करना है, लेकिन जो पॉपुलेशन है ये हेट्रोजीनियस है। क्वेश्चन में पहले से ही लेयरिंग करी हुई है। n1 = 4000, n2 = 2400 and n3 = 1600। तो सबसे पहले इनको अलग अलग लेयर में रख के उस लेयर में से प्रोपोर्शनली सैंपल को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि अलग अलग लेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। और टोटल कंप्लीटली अगर हम देखेंगे तो n = 30 यहाँ पर जो आएगा वो टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ सॉल्यूशन क्या है? आपको दिख रहा है n = n1 + n2 + n3 ये होना चाहिए सैंपल में। तो n1 क्या होगा? 30 का सैंपल आपको चाहिए और
ये 30 में से जो N1 का पोर्शन होगा वो 4000 में से निकल के आएगा। तो 4000 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 30 ये आ जाएगा 15। सिमिलरली N2 एंड N3 ये कैलकुलेट होगा तो टोटल मिलकर के क्या आएगा 15 प्लस 9 प्लस 6 दैट इज 30। ये 30 इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वेयर ये कैपिटल N इज इक्वल टू 8000 है। द सैंपल साइज फॉर different strata are 15, 9 and 6 respectively, which is in proportion to the sizes of the strata, that is 4000, 2400 and 1600। तो टोटल का पॉपुलेशन क्या है 8000। इस 8000 में से 30 का सैंपल लेना था। उस 30 में से जो फर्स्ट सैंपल है वो फर्स्ट लेयर में से निकल के आया, दूसरा सैंपल दूसरे लेयर में से निकल के आया और तीसरा सैंपल तीसरे लेयर में से निकल के आया, जो कि अलग अलग अपने अपने लेयर को रिप्रेजेंट किया और टोटल भी जो 30 है वो पूरे पॉपुलेशन 8000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो हो गई स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग को समझने से पहले क्लस्टर को समझना जरूरी है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये एक हिस्टोग्राम है। एक्स एक्सिस पर अलग अलग जगह ये हिस्टोग्राम बना हुआ है। तो ये जो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पर, इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है, इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सारे अलग अलग मिलकर के क्या बनाते हैं क्लस्टर, और जो बीच में जितना गैप बन जाता है ये कहलाता है गैप। तो यहाँ से इस फिगर के थ्रू आप समझ चुके होंगे कि जो क्लस्टर होता है इट इज ए नेचुरल सब ग्रुप ऑफ डेटा विच लाइज क्लोज टुगेदर। गैप क्या होगा, ए ब्रेक इन द डेटा, दैट इज ए रेंज वेयर नो वैल्यूज एग्जिस्ट। कोई भी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। नोट, ईच क्लस्टर शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन को एक एक क्लस्टर यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा। अब इस टाइप का प्रॉब्लम आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, पॉपुलेशन स्टडीज के किस सेक्शन में, अर्बनाइजेशन के सेक्शन में, जहां पर आप पढ़ते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, हेमलेट। तो क्लस्टर को समझने के लिए ये इतना काफी है। नाउ क्लस्टर सैंपलिंग, अभी आपने जो देखा ये क्लस्टर का मीनिंग, जिसमें अलग अलग ग्रुप में डेटा कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो जब इन कॉम्पैक्ट फॉर्म से सैंपल का सिलेक्शन होगा तो इसे सिंपल फॉर्म में क्लस्टर सैंपलिंग कहा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखाया गया है जिसमें इसको टोटल 5 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लस्टर है, सेकंड क्लस्टर है, ये इतना सारा, थर्ड क्लस्टर है ये, फोर्थ क्लस्टर एंड देन फिफ्थ क्लस्टर। इस फिगर में सैंपलिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि 5 में से 2 क्लस्टर को चूज किया गया है और उसके बाद उन क्लस्टर्स में जो हाउसहोल्ड हैं उन हाउसहोल्ड से सैंपलिंग की गई है और वहां से इंटरव्यू किया गया है। सिमिलरली आप इस फिगर में भी देख सकते हैं ये टोटल 6 क्लस्टर्स हैं। हर क्लस्टर में 2-2 यूनिट हैं। तो सबसे पहले क्लस्टर सैंपलिंग के प्रोसीजर में हम क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर 5th और 6th नंबर ये वाला क्लस्टर चूज हुआ है और एक ये क्लस्टर चूज हुआ है। और इसके बाद चूंकि क्लस्टर में पॉपुलेशन जो होगा वो हेट्रोजिनिटी को शो करेगा, तो हेट्रोजिनिटी कंडीशन को होमोजीनियस में चेंज करने के लिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का यूज किया जाता है और अलग अलग लेयरिंग करके उसमें से सैंपलिंग की जाती है। तो आपने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट पहले से समझा हुआ है तो आपको आसानी हो जाएगी। अब इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को देखते हैं। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स और ग्रुप। जो पॉपुलेशन है क्लस्टर्स में ऑलरेडी डिवाइडेड होता है क्लस्टर सैंपलिंग में, लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस बनाने के लिए अलग अलग लेयरिंग में पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। द सैंपल ऑफ द क्लस्टर्स इज देन सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन। जो ये क्लस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं पहले क्लस्टर को ही रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। द मोस्ट कॉमन वेरिएबल्स यूज्ड इन द क्लस्टरिंग पॉपुलेशन आर द जियोग्राफिकल एरिया, बिल्डिंग, स्कूल, etc। आपने अर्बनाइजेशन के सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, हेमलेटेड होता है। तो अगर हेमलेट से रिलेटेड स्टडी कंडक्ट करना है तो अलग अलग एरिया में जो जियोग्राफिकल एरिया में हेमलेट है उन सारे हेमलेट को एक क्लस्टर के फॉर्म में कहेंगे और पहले एक हेमलेट या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद वहां से हाउसहोल्ड सर्वे किया जाएगा। हेट्रोजेनिटी ऑफ द क्लस्टर्स इज एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन आइडियल क्लस्टर सैंपल डिजाइन।
किसी भी क्लस्टर सैंपल डिजाइन में जो पॉपुलेशन का हेट्रोजिनिटी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई सा भी क्लस्टर चूज करेंगे उसमें हेट्रोजिनिटी आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हेट्रोजिनिटी को ओवरकम करने के लिए हमें स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करना होता है। और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग आपको मालूम है कि उसमें अलग अलग लेयरिंग में पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक को रखा जाता है और वहां से फिर सैंपलिंग की जाती है। In cluster sampling, the clusters are the primary sampling unit and the units within the clusters are the secondary sample units. यहाँ से क्लियर है कि सबसे पहले हम एक क्लस्टर को ही सिलेक्ट करेंगे और इस क्लस्टर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारा सेकेंडरी पर्पज क्या होगा, इसके अंदर की यूनिट को सिलेक्ट करना। तो यही कहला रहा है प्राइमरी सैंपलिंग यूनिट हमारा क्लस्टर होता है और सेकेंडरी सैंपलिंग यूनिट इसके अंदर की यूनिट होती है। नाउ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग में डिफरेंसेस। ऑल स्ट्रेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल। जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है उस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस बनाने के लिए उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग लेयरिंग में डिवाइड किया जाता है और उन लेयर्स को यहाँ पर N1, N2, N3, N के फॉर्मेट में रखा जाता है और यहीं से सैंपलिंग की जाती है। तो ये सैंपल जो निकल के आता है ये कहलाता है स्ट्रेटिफाइड सैंपल। लेस एरर कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये पॉपुलेशन अगर हमारा हेट्रोजीनियस है, यहाँ से डायरेक्ट सिंपल रैंडम सैंपलिंग सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो पॉपुलेशन में उपस्थित जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं उन कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेलेक्ट होगा वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया जाता है और जब अलग अलग स्ट्रेटा से अलग अलग स्ट्रेटा के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट किया जाता है तो टोटल सैंपल इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग इस स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के लिए बेहतर नहीं होगा। इसीलिए यह लाइन लिखा हुआ है लेस एरर कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग डायरेक्ट हम ना करके स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पहले यूज करेंगे, उसके बाद सिंपल रैंडम सैंपलिंग अलग अलग स्ट्रेटा में यूज होता है। मोर एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन स्ट्रेटिफिकेशन इंफॉर्मेशन बिफोर सैंपलिंग। सैंपलिंग से पहले यही है कि मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। पहले स्ट्रेटिफाई करना होता है, मतलब पॉपुलेशन को उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया जाता है, उसके बाद सैंपलिंग करनी होती है। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होगा कि पहले से ही सारे क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओनली ए सबसेट ऑफ क्लस्टर्स आर इन द सैंपल। सैंपल के तौर पर एक पूरा क्लस्टर होता है और वहीं से सैंपलिंग की जाती है। मोर एरर कंपेयर टू सिंपल रैंडम, क्योंकि जो क्लस्टर सेलेक्ट होकर के आएगा वो ऑलरेडी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को इंक्लूड किया हुआ होगा और वहां से जब सैंपलिंग होगी तो अगर उस क्लस्टर में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग अगर हम यूज नहीं करेंगे तो सैंपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। इस वजह से मोर एरर कंपेयर टू सिंपल रैंडम। रिड्यूसेस कॉस्ट टू सैंपल ओनली सम एरिया और ऑर्गेनाइजेशन। क्लस्टर सैंपलिंग में चूंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड ये होता है तो किसी भी एरिया या ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने के लिए कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जिस क्लस्टर को सिलेक्ट किया गया उसी में सारे सैंपल को इंक्लूड करना है। इस लाइन को इस फिगर से भी समझा जा सकता है कि टोटल 6 क्लस्टर्स हैं। अगर सैंपलिंग में हमारा ये क्लस्टर सिलेक्ट हुआ है तो इसी क्लस्टर से इंटरव्यू होगा, दूसरे से नहीं होगा। तो इस क्लस्टर में जितने भी यूनिट होंगे वहां से अपने स्टडी में जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज के अकॉर्डिंग सैंपल सिलेक्ट कर लिया जाएगा सेकेंडरी सैंपलिंग यूनिट के अकॉर्डिंग। नाउ क्लस्टर सैंपलिंग का मेरिट और डीमेरिट। ये मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म होता है, इसका ये मेरिट है। लार्जर सैंपल फॉर ए सिमिलर फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर क्लस्टर ही मिल जाता है और उसी क्लस्टर में सैंपलिंग करनी होती है और वहीं से इंटरव्यू करना होता है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट के लिए लार्जर सैंपल साइज हमें अवेलेबल हो जाता है। लेस टाइम फॉर लिस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप समझ सकते हैं, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि किसी एक क्लस्टर को आपने अगर सिलेक्ट कर लिया और उसी एरिया में जाकर के सैंपलिंग करनी है तो लेस टाइम भी लगेगा और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होगा। रिड्यूस ट्रेवल एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ट्रेवल भी बहुत ज्यादा नहीं करना होगा, एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में आपको जाना ही नहीं है, एक ही बाउंड्री में रहते हुए सारा काम कर लेना है। इसका डिमेरिट क्या होगा? मे नॉट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी। इसका डिमेरिट ये है कि जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि क्लस्टर 5 में अगर कोई सैंपल सारे हैं तो इनका एक डाइवर्सिटी होगा, इसमें जो लोग रह रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अलग होगा। तो हमारे एनालिसिस में सिर्फ इनके बारे में ही मालूम चल पाएगा, इनके अलावा जो क्लस्टर 3 है, क्लस्टर 2 है, ये इससे यहाँ के रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। वही डीमेरिट यहाँ पर लिखा हुआ है, मे नॉट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द
community and standard errors of the estimates are high compared to other sampling designs with same sample size। तो ये इनके कुछ मेरिट और डीमेरिट हैं जो यहाँ पर अरेंज्ड है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नाउ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो एक सैम्पलिंग होगा वो मल्टी लेवल पर होगा, उसके स्टेजेस कई सारे होंगे। जैसे कि इस फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, सपोज ये कोई डिस्ट्रिक्ट है किसी भी स्टेट का, तो डिस्ट्रिक्ट को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में इस डिस्ट्रिक्ट के अंडर में जो ब्लॉक होंगे, तालुका होंगे या विलेजेस होंगे, इन सबको सिलेक्ट किया जाएगा। जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके अंदर हाउस होल्ड को सिलेक्ट किया जाएगा और हाउस होल्ड में से पर्टिकुलर हाउस सिलेक्ट होगा। तो इतने सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और वहां तक पहुंचने के लिए हम सैम्पलिंग यूज करेंगे, तो यही सैम्पलिंग कहलाएगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आप देख सकते हैं ए सैम्पलिंग अप्रोच दैट कंबाइंस सेवरल सैम्पलिंग मेथड्स इन वेरियस स्टेजेस। इस फिगर को मैंने यहाँ पर समझा दिया। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि स्टेज 1 में क्या है? रैंडमली सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। ये किसी स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया। देन स्टेज 2 है रैंडमली सिलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या है? इस ये डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेगमेंट्स होंगे जो ब्लॉक, तालुका, विलेज एटसेट्रा इन सब में डिवाइडेड होंगे। तो सेगमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया। देन रैंडमली सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड। इस सेगमेंट में जो भी हाउस होल्ड होंगे उस हाउस होल्ड में से रैंडमली सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद में द हाउस विल बी द यूनिट। पर्टिकुलर हाउस तक हम पहुंचेंगे, यही हमारा यूनिट होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने सैम्पलिंग टेक्निक और उससे रिलेटेड सारे मेथोडोलॉजी को देखा, जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन दोनों को डिस्कस किया। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें 10th यूनिट इसी से रिलेटेड है। इसमें एक पूरा पैराग्राफ है सिलेबस में, उस पैराग्राफ का सारा मटेरियल इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ से कई बार प्रीवियस ईयर्स के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप अटेंटिवली इसको देख लेते हैं तो आपका काम इतने से हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में रिलेटेड आते हैं वो आप कर ले जाएंगे। इस पूरे मटेरियल को बनाने के लिए मैंने 3 रेफरेंसेस को फॉलो किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं और एक नए कंटेंट के साथ जो एक स्टैंडर्ड लेवल का होगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्पफुल भी होगा। द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।